बच्चों, आज मैं आप लोगों को गॉस की प्रमेय तथा इसके कुछ एप्लीकेशन यूजेज पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप जानिए गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम किसी बंद पृष्ठ के भीतर रखे गए आवेश तथा पृष्ठ से निकलने वाली वैद्युत फ्लक्स की माप के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, कोई सरफेस बंद है, कहीं भी उसमें कोई भी लीकेज नहीं है, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ यानी सरफेस के अंदर रखे गए आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई एक बंद सरफेस है, पृष्ठ के आकार पर ध्यान नहीं देना है, पृष्ठ बंद होना चाहिए। यहाँ पर ये एक बंद पृष्ठ है। इस पृष्ठ के भीतर अगर कोई आवेश Q, ये आवेश Q पॉइंट O पर मान लिया रखा है, Q आवेश, तो इस सरफेस से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई A इस आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात फाई E बराबर Q/ε0। ये प्रमेय है गॉस की, इसको हमें प्रूव करना है। इसकी उत्पत्ति देखिए, प्रूफ उत्पत्ति। ये मान लिया एक बंद पृष्ठ है, इसके भीतर आवेश Q रखा गया है, तो पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव यहाँ पर हम विचार करते हैं, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव वेक्टर dA। ये वेक्टर dA है और इस पॉइंट A पर जहां पर कि ये सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव लिया गया है, पॉइंट O से मिलाने वाली रेखा की दिशा में ये वैद्युत क्षेत्र E है। तो सबसे पहले हम सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव वेक्टर dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, चूंकि क्षेत्रफल बहुत कम है, dA है, सूक्ष्म क्षेत्रफल है, तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई E सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से पास होने वाला वैद्युत फ्लक्स ये होता है E, वेक्टर E और वेक्टर dA के डॉट प्रोडक्ट के बराबर। ये फार्मूला आप लोग हमारे पिछले वीडियो में देख चुके हैं। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई क्षेत्रफल dA स्थित है, तो उससे पास होने वाला, गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स E और वेक्टर dA के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो अब आप देखिए, अगर वेक्टर E और वेक्टर dA के बीच का एंगल थीटा है, तब A डॉट D वाला फार्मूला आप पढ़े हैं पिछली कक्षा में। E डॉट dA का मान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर E इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर dA इंटू cos थीटा, जहां थीटा वेक्टर E और वेक्टर dA के बीच का एंगल है। अब हमको यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस आवेश Q से, अगर पॉइंट A जहां पर सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया गया है उसकी दूरी R माने,
तो Q आवेश के कारण उससे R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोग इस अध्याय के पहले वाले खंड में पढ़े हैं 1/4πε0 Q/R²। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। E की वैल्यू इंटू वेक्टर dA का मापांक dA इंटू cos थीटा। अब सूक्ष्म क्षेत्रफल dA द्वारा पॉइंट O पर जहां पर की आवेश स्थित है आंतरिक घन कोण d ओमेगा बराबर dA cos थीटा अपॉन R²। ये आप लोग जानते हैं। तो यहाँ देखिए dA cos थीटा अपॉन R² की वैल्यू d ओमेगा जब रख दी जाए तब d फाई e बराबर मिल जाएगा आपको Q/4πε0 इंटू dA cos थीटा अपॉन R² की वैल्यू यहाँ से देखिए d ओमेगा मिल गई। तो ये आपको फार्मूला मिला। सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर dA से पास होने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई e बराबर Q/4πε0 इंटू d ओमेगा, जहाँ d ओमेगा सूक्ष्म क्षेत्रफल द्वारा पॉइंट O पर आंतरित होने वाला घन कोण है। अब पूरे गॉसियन पृष्ठ से, ये गॉसियन पृष्ठ इसको कहेंगे जो अनियमित आकार का है, सरफेस लिया गया है क्लोज। तो पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स इसको देखिए। अतः पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे। पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स इंटीग्रेशन d फाई e इज इक्वल टू, ये पृष्ठीय समाकलन का ये सिंबल है Q/4πε0 इंटू d ओमेगा। तो ये Q/4πε0 इतनी राशियां अचर हैं। इधर की वैल्यू d फाई e का इंटीग्रेशन फाई e, ये नेट वैद्युत फ्लक्स हो गया Q/4πε0 इंटू पृष्ठीय समाकलन d ओमेगा, या फाई e इक्वल टू 1/4πε0। इसको Q ही बना सकते हैं, Q/4πε0 आया। इंटीग्रेशन ऑफ d ओमेगा पूरे पृष्ठ द्वारा उसके भीतर किसी भी पॉइंट पर आंतरिक कुल घन कोण 4 पाई होता है। ये आप लोग पिछले आर्टिकल में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो आपको लास्ट में रिजल्ट मिला फाई e इक्वल टू Q/ε0। या इधर लिख दिया जा रहा है, यहाँ देखिए फाई e इज इक्वल टू Q/ε0। यही गॉस की प्रमेय है, जिसको यहाँ सिद्ध कर दिया गया है। इस तरह से आप लोग ध्यान दे देंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, किसी गॉसियन पृष्ठ यानी बंद सरफेस के अंदर कोई आवेश लेंगे और उस गॉसियन पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्रफल से पास होने वाला वैद्युत फ्लक्स पहले कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद फिर इस इक्वेशन के दोनों साइड का पृष्ठीय समाकलन ले लेंगे। तो जब पृष्ठीय समाकलन ले लेते हैं तो आपको ये लास्ट में रिजल्ट मिल जाता है। यहाँ पर फाई e इक्वल टू Q/ε0, अर्थात कोई भी चार्ज है
किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर रखा गया है। पृष्ठ की आकृति चाहे जो हो, बेलनाकार हो, शंक्वाकार हो, बंद पृष्ठ होना चाहिए या कोई भी अनियमित आकार है, तो उससे पास होने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ये आपने यहाँ पर देख लिया। अब इसका एप्लीकेशन देखिए। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। यूजेज ऑफ गॉसियन थ्योरम। इसमें पहला अनुप्रयोग यानी पहला यूज है, किसी अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको देखिए, इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा गॉस की प्रमेय के आधार पर। अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के निकट, ये तार चालक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बच्चों एक तार हम पहले मान लेंगे, ये अनंत लंबाई का तार है जो कि एक समान रूप से आवेशित है। मान लिया धन आवेशित है। ये तार यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज है और इस तार पर आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा है। आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा है, मतलब प्रति एकांक लंबाई में जो आवेश है उसकी वैल्यू लैम्डा। यदि यह लंबाई में आवेश Q हो तो लैम्डा इज इक्वल टू Q/L। L से जब डिवाइड कर दिया तो प्रति एकांक लंबाई में समाहित आवेश, तार पर आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा कहलाता है। इसका मात्रक कूलम्ब प्रति मीटर। ये तार पर आवेश का रेखीय घनत्व है। इसके निकट r दूरी पर एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना गॉस की प्रमेय का एप्लीकेशन माने यूज करते हुए आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। आपने पढ़ा है पॉइंट चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उससे r डिस्टेंस पर। तो यहाँ देखिए, जब तार इनफाइनाइट लेंथ का लिया गया है तो सबसे पहले हम तार की एक सीमित मात्रा लेंगे। मान लिया यह लंबाई का हम तार लेते हैं, तो यह लंबाई में कितना आवेश रहेगा, लैम्डा इंटू स्मॉल l, Q की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसके लिए हम ऐसा सरफेस बनाएंगे जहां पर कि हमारी गणना आसान हो जाए। अगर हम गोलाकार गॉसियन सरफेस लेते हैं तो गोलाकार गॉसियन सरफेस में हर पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल वेक्टर का जो एंगल होगा वो डिफरेंट मिलेगा, तो वो गणना थोड़ी सी कठिन हो जाएगी बच्चों। इसके लिए अगर हम बेलनाकार सरफेस लें तो मान लेते हैं कि r त्रिज्या के यह लंबाई का एक बेलन पर विचार करते हैं और वो बेलन ऐसा होना चाहिए कि पॉइंट P से होकर के जाए। तो ये यह लंबाई की r त्रिज्या वाला ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ मान लिया हमने।
अब यहाँ पर देख रहे हैं एक वक्र सरफेस है, जैसे बेलनाकार कलम है, तो ये एक वक्र सरफेस है ये, और ये टॉप और नीचे बॉटम वाला फ्लैट समतल सतह है। तो तीनों सतहों से हम वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे बारी बारी से। तो यहाँ जो दो सरफेस है, मान लीजिए पहली सरफेस S1 है और दूसरी सरफेस S2 है और तीसरी सरफेस ये जो वक्र वाली है S3 है। तो यहाँ पर अगर हम सूक्ष्म क्षेत्रफल यहाँ पर लेते हैं समतल पृष्ठ S1 पर, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र तार के कारण बाहर की ओर होगा तल के समांतर, और क्षेत्रफल वेक्टर तल के लंबवत देख रहे हैं E और DA, ये दोनों परस्पर लंबवत हैं। तो जहाँ पर लंबवत हो जाएंगे तो वहां से कोई भी वैद्युत फ्लक्स माने कोई भी वैद्युत बल रेखा इस क्षेत्रफल को काटते हुए नहीं जाएगी बल्कि स्पर्श करते हुए चली जाएगी, तो वहां से कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। सेम यही कंडीशन निचले वाले सरफेस के लिए भी होगी। जैसे यहाँ टॉप वाले पर लिया, वैसे अगर हम यहाँ पर कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल लेंगे दिए, तो यहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर तल के लंबवत बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र इधर हो जाएगा। ये DA का डायरेक्शन हुआ और ये वैद्युत क्षेत्र E का, यहाँ भी 90 अंश का एंगल बन रहा है। तो न तो S1 से कोई वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा और न ही S2 से वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो तीसरा सरफेस जो कि वक्र है, वहां पर अगर हम कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल लेते हैं, मान लिया पॉइंट P पर ही एक हमने छोटा सा क्षेत्रफल लिया वेक्टर DA, तो वेक्टर DA ये अब वैद्युत क्षेत्र E यहाँ पर देख रहे हैं आप, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ से पास होने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले हम सरफेस S3 पर स्थित सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स S3 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया इसलिए वैद्युत फ्लक्स d phi E = E डॉट DA, फार्मूला वही है E डॉट DA। ये सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा। इसकी वैल्यू आपको मिलेगी E × DA × cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। कुल मिलाकर आपको मिलेगा E × DA। अब अगर हम पूरे वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स गणना करेंगे, तो इसी इक्वेशन के दोनों साइड का हमको पृष्ठीय समाकलन लेना पड़ेगा। अतः पूरे बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, पूरे बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स समाकलन करेंगे दोनों साइड का, तो d phi E का इंटीग्रेशन phi E आ जाएगा, और ये पृष्ठीय समाकलन E डॉट DA। E अचर है, डिस्टेंस फिक्स है, तार से पॉइंट R पर ही पूरा सरफेस वक्र पृष्ठ का, चाहे जो पॉइंट आप लेंगे हर पॉइंट की दूरी इस तार से R ही रहेगी। तो E की वैल्यू फिक्स हो गई, अचर हो गया, और पृष्ठीय समाकलन DA जो मिलेगा, ये बेलन के वक्र पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल मिलेगा। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो मिलता है वो आप लोग हाई स्कूल कक्षा में ही पढ़े हैं, 2 पाई R × L।
ये बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। और गॉस की प्रमेय से फाई ई की वैल्यू आप पढ़े हैं, वो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 होती है, तो उसको यहाँ लिख देंगे। फाई ई की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन 0 या Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल टू E इंटू 2 पाई आर एल। अब यहाँ पर देखिए E की वैल्यू आपको यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ देखिए या E इक्वल टू, ये राशियां 2 पाई आर एल दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में ले आई जाएंगी, तो 2 पाई 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 2 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R इंटू एल, Q अपॉन R इंटू एल। अब यहाँ देखिए Q की वैल्यू, ये पहले इक्वेशन से अगर हम लिखें तो लेमडा इंटू एल मिलेगा, या E इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0, Q की वैल्यू यहाँ से लेमडा इंटू एल अपॉन R इंटू एल, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा। कुल मिलाकर आपको रिजल्ट मिलेगा E की वैल्यू E इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ इसको उल्टा दिया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, या E इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 लेमडा बाई आर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण मिला। अगर हम वेक्टर रूप चाहते हैं, या वेक्टर E इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 लेमडा अपॉन आर इंटू यूनिट वेक्टर आर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सदिश राशि बन जाएगी, जहां यूनिट वेक्टर आर की दिशा में एक परिमाण वाला सदिश है। ये आपको वेक्टर फॉर्म में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला मिला, ये उसका मैग्नीट्यूड है। अब गॉस की प्रमेय के अगले एप्लीकेशन हम आपको अपने अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।